कंपाउंड किस तरह फॉर्म होते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आज हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो आयनिक कंपाउंड में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन कैटायन एंड आयन। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉलिड नेचर के होते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉलिड नेचर के होते हैं ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। सेकंड, अगर अपन बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म होते हैं हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन। कैटायन एनायन के बीच में क्या होगा? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इनके ज़्यादा होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो देखते हैं कि कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। देखिए आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं। तो सॉलिड नेचर में क्या होगा? कैटायन और एनायन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो वो कंडक्टिविटी नहीं दिखा सकते हैं। बट अगर इनको मॉल्टन स्टेट में ले जाएं या एक्वस फॉर्म में ले जाएं तो ये अपनी कंडक्टिविटी को दिखा सकते हैं। तो नॉर्मली तो ये वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो नॉर्मली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, bad conductor of electricity, but they conduct electricity, and fused state or in aqueous solution। फ्यूज स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर इनकी बात करें कंडक्टिविटी ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, तो बताइए सबसे ज्यादा किस में होनी चाहिए, है ना? कंडक्टिविटी का ऑर्डर फास्ट किस में होना चाहिए? जिसमें एक्वस सॉल्यूशन है उसमें आइंस ज्यादा मूवमेंट होगा आयन का, है ना? फ्री आइंस ज्यादा होंगे। तो सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। इनका ऑर्डर करें तो सबसे कम, फ्यूज स्टेट में उससे ज्यादा, और सबसे फास्ट किस में होगी? एक्वस फॉर्म में। एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा इनकी कंडक्टिविटी होगी। तो ये 3 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया। फिजिकल स्टेट सॉलिड नेचर के होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होंगे, और कंडक्टिविटी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। ऑर्डर कंडक्टिविटी क्या होगा इनका? सॉलिड स्टेट में कम होगा, फ्यूज स्टेट में ज़्यादा, और एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा होगा ड्यू टू फ्री आइंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। क्या ये आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं? तो नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं शो कर सकते हैं? क्योंकि नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। आयनिक बॉन्ड एक्स नॉट एक्चुअली बॉन्ड, इट्स सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन। तो कैटायन एंड आयन के बीच का ये फोर्स है, तो इनके बीच में कोई एक्चुअल वर्चुअल बॉन्ड होता है, एक्सेस तो कोई बॉन्ड है नहीं। तो ये नॉन डायरेक्शनल नेचर के हैं, है ना? नॉन डायरेक्शनल नेचर, तो कैन नॉट शो आइसोमेरिज्म, कैन नॉट शो आइसोमेरिज्म।
ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल नेचर की वजह से ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकते हैं। फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आइसोमॉर्फिज्म, आयनिक कंपाउंड कैन शो आइसोमॉर्फिज्म। क्या मतलब है आइसोमॉर्फिज्म को? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ किसी बुक में डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं इसकी, आइसोमॉर्फिज्म की डिटेल में बात करते हैं। इसमें जेई और नीट में कई बार क्वेश्चन से पूछा गया है, तो आइसोमॉर्फिज्म की बात करते हैं। देखिए आइसो मीन्स सेम और मॉर्फिज्म इज, मॉर्फ मीन्स एक ग्रीक वर्ड है, मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर, तो जिसमें सेम स्ट्रक्चर होगा दैट स्ट्रक्चर या द टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, सेम स्ट्रक्चर। तो जिसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है वो ये डिफरेंट कंपाउंड, फंडामेंटल डेफिनेशन है डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम shape and structure is called isomorphous, and this process या this phenomena is called, and this process या this phenomena is called isomorphism। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सेम शेप एंड स्ट्रक्चर होगा तो उसे आइसोमॉर्फस बोलते हैं, ऐसे दो कंपाउंड को, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन किस तरह का होगा, दो कंपाउंड दिए होंगे, पूछ रहा होगा कि आइसोमॉर्फस ये आपस में है या नहीं है। तो किस तरह हम देखेंगे आइसोमॉर्फस है या नहीं है। तो दो टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, एक है बाइनरी कंपाउंड के लिए आइसोमॉर्फस कैसे देखेंगे, और एक ऑक्सो सॉल्ट के लिए। ठीक है, तो देखते हैं फॉर बाइनरी कंपाउंड। फर्स्ट हेडिंग डालते हैं फॉर बाइनरी कंपाउंड, फॉर बाइनरी कंपाउंड है ना, बाई मीन्स दो, जिसमें दो एटम है, बाइनरी कंपाउंड, दो कैटायन और एनायन है ना, बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड के लिए कैसे देखेंगे कि आइसोमॉर्फस है या नहीं है। तो तीन कंडीशन आपने याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन और इंपॉर्टेंट कंडीशन, फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम, कंपाउंड शुड बी सेम। फॉर्मूला टाइप इनका कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, साइज ऑफ कैटायन। अगर बात करें सेकंड कंडीशन की, तो साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन कैटायंस का अलग साइज और एनायंस का, दो कंपाउंड के कैटायंस और एनायन का साइज जो है शुड बी नियरली सेम, सेम नहीं होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए, अप्रॉक्स सेम होना चाहिए। लास्ट कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन्स है ना, या फिर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी सेम। अपन तो क्वेश्चन इससे कर लेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन चेक कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं तो हर क्वेश्चन इससे सही बैठता है। तो अपन ये सबसे अच्छी ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम इन बोथ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कैटायन और एनायन में। ठीक, चलिए एग्जांपल से समझते हैं, बाइनरी कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं और जो फिर आप हिट करके देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, देखिए NaCl और MgO। हम चेक करेंगे कि ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं,
ये आपस में आइसोमॉर्फस हैं या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, ए सेटिस्फाई कर रही है, कर गई ना। फॉर्मूला टाइप ए बी टाइप का, ये भी ए बी टाइप का है, सेम। साइज ऑफ कटाइन एंड एनाइन शुड बी नियरली सेम। तो अब साइज चेक करते हैं, बी कंडीशन को देखते हैं। साइज ऑफ कटाइन आर एन ए प्लस और इधर कटाइन है आपका आर एम जी प्लस 2। अगर इनका साइज सेम हो गया तो कटाइन का चेक करेंगे, फिर एनाइन का भी सेम होना चाहिए। तो एनाइन के लिए भी देखते हैं, आर सी एल माइनस साइज रेडियस ऑफ सी एल माइनस या साइज ऑफ सी एल माइनस, और इधर है आपके पास एनाइन ओ माइनस 2। ठीक, तो देखिए एन ए प्लस से जब एम जी प्लस 2 जाएंगे, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं तो साइज डिक्रीज करता है ना। तो साइज डिक्रीज करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा ऐसा फर्क नहीं आएगा। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, साइज एक एटॉमिक नंबर के डिफरेंस पे अप्रॉक्स सेम रहेगा, अप्रॉक्स सेम रहेगा, डिक्रीज करेगा, नियरली सेम होगा। तो ऐसे आपने याद रखना। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो हमारा जो लेक्चर है पीरियोडिक टेबल वाला देखिए आप, उसमें डिटेल में ये चीज़ समझाई हुई है। लेकिन तब तक के लिए आप ऐसे समझिए, जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो कटाइन का साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है तो। और इसी तरह एनाइन देखेंगे तो एनाइन का देखिए, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, साइज का डिफरेंस आएगा। तो ये एनाइन का साइज सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन ये वैलिड नहीं है। साइज ऑफ कटाइन तो सेम हो गया, एनाइन का सेम नहीं है, तो ये आइसोमॉर्फस तो नहीं हो सकते। आपने ऐसे देखना है, जब भी एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं तो उनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो वो अप्रॉक्स या नियरली सेम होगा, राइट। अगर हमारे पास अलग अलग पीरियड के हो गए तो साइज में डिफरेंस आ जाएगा, तो वहाँ से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेकंड पॉइंट रिजेक्ट हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, तो ये आइसोमॉर्फस नहीं हो सकते हैं। तो NaCl and MgO और NaCl and MgO आर नॉट आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर। सेकंड देखते हैं NaF। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। NaF और MgO को चेक करते हैं, ठीक है। तो जो हमने हिंट बताई थी उसी को देखिए। पहले फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम, A इज वैलिड, ठीक। बी वैलिड कराते हैं, बी देखते हैं। बी क्या होगा, रेडियस ऑफ F माइनस Na प्लस अप्रॉक्स इक्वल टू रेडियस ऑफ Mg प्लस 2। तो रेडियस सेम है ना, एक ही पीरियड के एलिमेंट है, ये भी एक ही पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो रेडियस इनकी भी सेम होगी। F माइनस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ O माइनस 2, रेडियस इनकी भी सेम है। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, 2 पॉइंट वैलिड हो गए A और B। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, C पॉइंट, क्या इनमें इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, Na प्लस के पास 8, 2 8, और ये भी 2 8 है ना, सेम है। इसके पास देखिए F माइनस 17 प्लस 18 हो गया, और ये 16 प्लस 2 18 हो गया। इलेक्ट्रॉन भी सेम है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फस होंगे, है ना। तो NaF and MgO आर आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर। तो इस तरह 3 कंडीशन वैलिड करा के किसी भी कंपाउंड में देख सकते हैं कि वो आइसोमॉर्फस हैं या नहीं है। तो ये आइसोमॉर्फस हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया NaCl और MgS, है ना। जो चीज़ हमने बताई उसे ध्यान से देखना है आपने। फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम, ए कंडीशन इज वैलिड, बी कंडीशन को वैलिड कराते हैं। साइज Na प्लस, बताइए इनका साइज कैसा होगा, सेम होगा, नियरली सेम होगा या नहीं होगा, सेम पीरियड के, नियरली सेम है ना, अप्रॉक्स सेम है, नियरली सेम है। आर ऑफ एनाइन का देखते हैं, कैटाइन का चेक कर लिया, अब एनाइन का भी चेक करते हैं, ठीक। अभी हमने आपको क्या बताया, अगर एक ही पीरियड के हैं, ठीक है, तो इनका साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो देखिए थर्ड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड अप्रॉक्स सेम है, राइट। तो सेकंड कंडीशन इज आल्सो वैलिड, साइज ऑफ कैटाइन एनाइन इज सेम, ठीक। एंड लास्ट कंडीशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन भी सेम है भाई। Na प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, Mg प्लस 2 10, Cl माइनस 18 और 18। तो सी कंडीशन इज आल्सो वैलिड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का भी नंबर सेम है। अगर यहाँ पर बात करेंगे कैटाइन तो 2 8, इधर वाले कैटाइन पे 2 8, और एनाइन की बात करेंगे तो 2 8 7 और 8 हो गया ये, क्योंकि यहाँ से एक आ गया माइनस का मतलब, है ना। ये भी क्या हो गया, एनाइन वाला 2 8 8। तो सी कंडीशन इज आल्सो वैलिड। तो ये आपस में कैसे होंगे, आइसोमॉर्फस होंगे। तो किसी भी कंपाउंड में, इस तरह बाइनरी कंपाउंड में हम चेक कर सकते हैं कि वो आइसोमॉर्फस हैं या नहीं है, राइट।
अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सो सॉल्ट के लिए आइसोमॉर्फिज्म कैसे देखेंगे। ये सब जेई के क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई या नीट में कभी कभी आए हुए हैं क्वेश्चन, है ना, कहीं कहीं से आए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सो सॉल्ट के लिए आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फस कैसे बताएंगे। ऑक्सो सॉल्ट के लिए आइसोमॉर्फस कैसे बताएंगे, इसे चेक करते हैं। ऑक्सो सॉल्ट, ऑक्सो सॉल्ट के लिए आइसोमॉर्फिज्म चेक करते हैं। ऑक्सो सॉल्ट, सबसे पहले ऑक्सो सॉल्ट क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा उसे ऑक्सो सॉल्ट बोलते हैं। अभी रफली आप इतनी डेफिनेशन याद रखिए अभी के लिए, कि जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा दैट टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड ऑक्सो सॉल्ट। तो ऑक्सो सॉल्ट के लिए जो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम। सेकंड कंडीशन कैटायन और एनायन का जो साइज है अप्रॉक्स नियरली सेम होना चाहिए। दो कंडीशन वही है जो इससे पहले थी। सी कंडीशन इंपॉर्टेंट चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या होता है ये स्ट्रक्चरल यूनिट? शुड बी सेम, शुड बी सेम, हाइब्रिडाइजेशन एज स्ट्रक्चरल यूनिट का सेम होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, उसे देखते हैं। जैसे देखिए आपके पास NaNO3 लिखा हुआ है और दूसरा लिखा है NaClO3। हम चेक करेंगे ये ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है तो ऑक्सो सॉल्ट है। ये ऑक्सो सॉल्ट आपस में आइसोमॉर्फस है या नहीं है, चेक करते हैं। किस तरह चेक करेंगे, देखिए फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम। तो पहले तो हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर यूनिट क्या है। जो स्ट्रक्चर, जो ऑक्सो सॉल्ट में जो यूनिट स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगी, स्ट्रक्चर देगी, उसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट। अब देखिए एक आयनिक कंपाउंड है, अगर अपन NaNO3 की बात करें तो Na+ लिखा हुआ और NO3- लिखा हुआ है। इसमें जो कोवलेंट फॉर्म का होगा वही स्ट्रक्चर दे सकता है। तो देखिए ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है NO3-, है ना, तो ये Na+ आयनिक फॉर्म में तोड़ दिया आपने। NO3 इज स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि यही स्ट्रक्चर देगा, यही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब सिंपली जो स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल यूनिट NO3-, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दो चीजें आपको पता चली। इस कंपाउंड के अंदर आपके पास आयनिक बॉन्ड भी है और कोवलेंट भी है। कोवलेंट इसके अंदर होगा और आयनिक इस टोटल में है, ये आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे हम देखेंगे वो आइसोमॉर्फस है या नहीं है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है किसी भी ऑक्सो सॉल्ट के लिए। ऑक्सो सॉल्ट के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करेंगे, हालांकि ये हाइब्रिडाइजेशन आगे आएगा, है ना, तब तक के लिए हम इतना याद रखेंगे कि ऑक्सो सॉल्ट ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और ट्राइंगुलर प्लेनर इसकी शेप होगी। आगे आप देखेंगे इसके डिटेल में, तब तक के लिए आपने इतना याद रखना है इन टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। ऑक्सो सॉल्ट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। शेप इनकी होगी टेट्राहेड्रल। इतने दो पॉइंट आप याद रखेंगे तब तक जब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये आपस में आइसोमॉर्फस है कि नहीं, इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। तो एग्जांपल नंबर 1 हमने ये लिया हुआ है NaNO3 एंड NaClO3। फर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम, यस फॉर्मूला टाइप सेम है। सेकंड पॉइंट कैटायन एनायन का साइज, अब देखिए साइज भी इसमें से अगर देखें कैटायन का साइज सेम है और एनायन का जो है ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसका साइज सेम है या नहीं है, अपन तो हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लेंगे। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करेंगे, sp2 n का, है ना, ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट है NO3-, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, sp2 होगा। तो बताइए इसका कितना होगा, लिखा हुआ है यहाँ पर ऑक्सो सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोराइड, और इनमें कौन से हाइब्रिडाइज होंगे, sp3। ठीक है, sp3। तो यहाँ पर ये रेफलेशन सी पॉइंट वैलिड नहीं है, तो ये आपस में आइसोमॉर्फस नहीं हो सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल कुछ ध्यान में रखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 2 KClO4 KMnO4, ये आपस में आइसोमॉर्फस होते हैं। K2CrO4
K2SO4 आर आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर, आपस में आइसोमॉर्फस होंगे। मैं क्या आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। NaClO3 NaClO4 क्या ये कभी आइसोमॉर्फस हो सकते हैं? चेक करते हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसमें देखिए फॉर्मूला का टाइप क्या है, NaClO3, इसमें NaClO4 है ना, तो कभी आइसोमॉर्फस नहीं हो सकते, फॉर्मूला टाइप ही नहीं सेम है। तो जब भी आपने ऑक्सो सॉल्ट को देखना है तो दो चीजें आपने याद रखनी है ऑक्सो सॉल्ट के लिए, एक तो फॉर्मूला टाइप सेम होना चाहिए, थर्ड पॉइंट ये साइज चेक करना हमारे डिफिकल्ट है। हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट शुड बी सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया बस हम बोल देंगे ऑक्सो सॉल्ट आपस में आइसोमॉर्फस है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कैसे चेक करेंगे ये आपको पॉइंट बताए, तो इसको आपने याद रखना है। NaClO4 आपस में आइसोमॉर्फस नहीं हो सकते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि इनका फॉर्मूला टाइप ही आपने चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, तो अभी हमने देखा बाइनरी कंपाउंड के लिए हम किस तरह निकालेंगे और सेकंड ऑक्सो सॉल्ट के लिए आइसोमॉर्फिज्म कैसे निकालेंगे। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म हम निकालेंगे एलम्स के लिए, है ना। तो आपने थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड, all elements are isomorphous, all elements of isomorphous, जितनी भी एलम्स हैं वो सारी आइसोमॉर्फस होती हैं। एलम का जनरल फॉर्मूला होगा M2SO4 M2-SO4 का होल थ्राइस .24H2O, दिस द जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम, where M is monovalent cation, monovalent ion लिख लो ओनली, और M dash is trivalent ion, ठीक। M is monovalent ion and M dash is trivalent ion, इसे आपने समझना है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमोनियम का एक हमने अमोनियम एलम लिया तो NH4 एक मोनोवैलेंट कैटायन ले लिया, NH4 का होल ट्वाइस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, Al2 ट्राइवेलेंट अमोनियम ले लिया, होल थ्राइस .24H2O एंड पोटास एलम K2SO4 Al2 पोटास एलम, जो जनरली फिट करी जो घर में यूज होती है उसका फॉर्मूला ये है .24H2O, राइट। तो ये देखिए दो एलम्स लिखे हुए, दिस इज द अमोनियम एलम एंड दिस इज द पोटास एलम, दीज आर आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर। तो ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर। एक क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट है ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है विच इज नॉट आइसोमॉर्फस, विच इज नॉट आइसोमॉर्फस, कौन सा आइसोमॉर्फस नहीं है, है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने एक ले लिया व्हाइट विट्रियोल, सेकंड ऑप्शन इज ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, और डी पार्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है। व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ZnSO4.7H2O, ग्रीन का FeSO4.7H2O, ब्लू विट्रियोल का CuSO4.7H2O। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला भी याद हो गया, ये फॉर्मूला भी याद रखना है ना। कुछ केमिस्ट्री में चीज़ें याद रखनी पड़ती है, तो फॉर्मूले भी आपने याद रखने हैं। वॉशिंग सोडा रटने नहीं है, अब 2-3 बात देखेंगे नहीं याद हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O, इस तो फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। अब इसमें देखिए फॉर्मूला टाइप इनमें तो सेम है, इसमें तो फॉर्मूला टाइप ही सेम नहीं है ना। तो ये आपस में ये वाला आइसोमॉर्फस नहीं है, तीनों आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर। तो ये आइसोमॉर्फिज्म के बारे में थी, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने 3 चीज देखी, बाइनरी कंपाउंड में आइसोमॉर्फिज्म कैसे निकालेंगे, सेकंड ऑक्सो सॉल्ट में आइसोमॉर्फिज्म कैसे निकालेंगे,
थर्ड एलम्स के बारे में, आइसोमॉर्फिज्म कैसे निकालेंगे, और ये विट्रियोल वाले फॉर्मूले कुछ आपने याद रखने हैं। इन केस में जितने भी इस तरह के विट्रियोल होते हैं वो आइसोमॉर्फस होते हैं, ठीक। तो ये थर्ड वाला वॉशिंग सोडा आइसोमॉर्फस नहीं है, देखने से पता चल रहा है ये, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जनरली आयनिक कंपाउंड फास्ट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। कि रीजन उसका क्या है कि वो आयंस को एक्सचेंज करते हैं, सिंपली वो आयंस को एक्सचेंज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। किस तरह देखिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आयनिक कंपाउंड की जो कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो आयनिक कंपाउंड गिव्स फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस ओनली हमने लिख दिया है यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज का आयन करके ये जो है फास्ट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे देखिए NaCl है और एक AgNO3 है। तो NaCl पे कोई बॉन्ड तो है नहीं, सिंपली क्या है, प्लस है, ये माइनस फॉर्म में, ये प्लस है और ये माइनस फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, Ag इसका एनाइन इसके कैटायन के साथ एक्सचेंज होगा, इसका कैटायन इस एनाइन के साथ एक्सचेंज होगा, तो क्या फॉर्म कर लेगा, AgCl का PPT फॉर्म करेगा और प्लस NaNO3, राइट। तो ये फास्ट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे कोई नए बॉन्ड टूट नहीं रहे हैं, ना नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ना ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, है ना। तो फास्ट रिएक्शन कैटायन एनायन एक्सचेंज करके फास्ट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। तो आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होंगे, प्लस माइनस फॉर्म, पोलर नेचर के हैं। तो पोलर नेचर की वजह से ये पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, लाइक डिजोल्व लाइक कॉन्सेप्ट से हम बता सकते हैं कि ये पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, लाइक डिजोल्व लाइक कॉन्सेप्ट, है ना। तो लाइक डिजोल्व लाइक कॉन्सेप्ट कहता है जो जैसा है उसी के अंदर डिजोल्व हो सकता है। तो पोलर वाला पोलर के सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो सकता है, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व हो सकता है। तो इस तरह हम सॉल्बिलिटी ऑर्डर भी उनका चेक कर सकते हैं। सॉल्बिलिटी क्या लिए डिटेल में आगे वाले लेक्चर में हमने ये पूरा बनाया हुआ है इसकी स्लाइड, तो आप अगले वाले लेक्चर में देखिए सॉल्बिलिटी को। सॉल्बिलिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे सॉल्बिलिटी का ऑर्डर।